जो हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस है, स्पेशली हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस पर कंटिन्यू कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह आता जा रहा है कि ये हमारे डिपॉजिट हो जाती है हमारी बॉडी में, या हमारी किडनी को खराब कर रही है, कोई कहता है ये लीवर में डिपॉजिट हो रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है या ये जस्ट अफवाह है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो शॉर्टकट में जा करके, जैसे कि रस्तरंगनी में भी मिलता है, और अभी हम कुछ टाइम पहले ही जैसे विभाग में रसामृत का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां भी आया है कि अगर स्वर्ण को एक्वारेजिया में घोला जाए तो वो नैनो पार्टिकल्स या सूक्ष्म पत्र में विभाजित हो जाता है। तो हमारे गुरुजी जो लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी का भी ये कहना है और मानना है कि अभी जो ये फार्मेसी वाले स्वर्ण भस्म प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्वारेजिया में उसको डाल करके उसको सूक्ष्म पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इस तरीके से शॉर्टकट में जाके भस्म बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी भस्मों की क्वालिटी प्रभावित होती है, और फिर हमें डिफरेंट ये जो हमारे प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले 2004 में जामा में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कि हमारी हर्ब्स के लिए, हर्बल मेडिसिन के लिए भी और हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जिसका कि आयुष मंत्रालय द्वारा या हमारे कई, जैसे हमारे आनंद चौधरी सर हैं या और भी कई लोग इसका कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। तो आखिर होता क्यों है ऐसा? तो मैंने, अब हम लोग क्या है कि सीधे मॉडर्न साइंस की तरफ जाते हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं कि हम एक्सआरडी करा लेते हैं, पार्टिकल साइज निकलवा लेते हैं, या इसमें कौन से इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं उनको हम निकलवाते हैं, या कंपाउंड फॉर्मुलेशन की तरफ जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे क्लासिकल पैरामीटर्स हैं वो इग्नोर होते हैं। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में अभी अभ्रक भस्म पे और ताम्र भस्म पे और एक लौह भस्म पे काम कंप्लीट हुआ है। तो हमने जब इनके पैरामीटर्स को देखा तो रेखापूर्ण, वारीतर, ये लगभग सभी ने अपनी थीसिस में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब हम इस पे निरुत्थ पे और अपनर्भक जो भस्म है, परीक्षा है, इसको जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से लुप्त प्राय हमको मिलती है। किसी ने भी अपनी भस्म में ढंग से ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने किस तरीके से निरुत्त परीक्षा की या किस तरीके से अपुनर्भव परीक्षा की। तो अगर हम इस तरीके से इग्नोर करेंगे अपने क्लासिकल रिव्यू को या क्लासिकल एग्जामिनेशन को, तो फिर ये प्रॉब्लम तो आनी है कि हम हमारी भस्मों को बनाने में फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल एग्जामिनेशन है वो तो निरुत्त या अपुनर्भव से ही होगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरा जो क्लासिकल व्यू लेने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि मैं अच्छे से इस चीज को प्रेजेंट करूं कि अगर हम क्लासिकल पैरामीटर्स को अगर हम पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भस्मों की क्वालिटी बनी रहेगी और वो कहीं भी मॉडर्न साइंस या किसी भी साइंस के द्वारा फेल नहीं होगी। तो अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल। तो हम सबसे पहले देखेंगे आखिर हमारी जो भस्म बनती है उनमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या भस्मों का निर्माण जो हम पुट से करते हैं, उस पुट से भस्मों में आखिर कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आती है जिसकी वजह से हम उनको ले सकते हैं। एक धातु जो कि इतनी हार्ड होती है, डक्टाइल होती है ना, और टॉक्सिक भी जिसको हम कहते हैं, कैसे हम बॉडी में लेते हैं और किस तरीके से गुण आते हैं। तो ये रसरत्न समुच्चय में 10वें प्रकरण में ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लोहादेय पुनर्भावो गुणाधिक्यम ततो अग्रता अनप्सु मज्जनम रेखापूर्ण पुटतो भवे पुटात ग्रावणो लघुत्वम च शीघ्र व्याप्तिश्च दीप्ति। यानी कि जो हमारी भस्म है वो, अब देखिए भस्म परीक्षा में सबसे पहले उन्होंने दिया रेखापूर्ण और वारीतर, है ना, यत्तत रेखांतरे विषेद और मृतम तरति यत्तुयम। तो यानी कि जो जल पर तैरती है ऐसी भस्म, और अगर हम उनको उंगली के बीच में दोनों में अंगुष्ठ अंगुली संग्रष्टम इन दोनों के बीच में रगड़े तो उसमें रेखा पूर्णता आनी चाहिए, यानी कि वो हमारी जो फिंगर फरोज है इनमें वो अंदर चली जानी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये एक तरह से उसकी सूक्ष्मता को, उसकी फाइननेस को, उसकी लाइटनेस को शो करते हैं। जब तक भस्म हमारी पार्टिकल साइज जब तक रिडक्शन नहीं होगा तब तक जो मेन मेटल के कैरेक्टर है वो
किसी भस्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि जो लश्कर है वो मेटल में है, लेकिन जो भस्म है उसमें होगी लश्कर लेस होगी, निश्चंद्रता जिसको हमने कहा है ना। और वो निश्चंद्रता तभी आएगी जब वो भस्म नैनो पार्टिकल्स या माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो माइक्रो और नैनो में भस्म जब चली जाती है तो वो उसका ही बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो तभी वो शीघ्र व्याप्तिश्य दीपनम, तभी वो हमारे सारे एसिमिलेशन होगा उसका, और टारगेट ऑर्गन पे वो पहुंच के अपना इफेक्ट शो करेगी। और उसका जो गुणधर्म बताया है कि जारिता तपी सूतनता लोहा नाम अधिको गुण है, कि जारित किया हुआ जो पारद है, जारना संस्कार किया हुआ जो पारद है, उससे भी बहुत ज्यादा गुणों को देने वाली हमारी भस्म होगी। ठीक है, तो ये लेकिन चूर्णत्वात् ही गुणावाप्ति तथा लोहेषु निश्चितम, और उसके चूर्ण होने के बाद ये गुण उस भस्म में आना निश्चित है। तो ये इसका मैंने कुछ अभी जो डिस्कस किया कि रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, जो कि मैक्रो से माइक्रो से और नैनो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन अनवांटेड एलिमेंट्स, जैसे कि हमारी जो धातु है वो खनिज है और खानों से निकलती है, तो उसके आसपास आर्सेनिक है, लेड है, कॉपर है, या हैवी मेटल्स जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है वो उसके आसपास पाई जाती है, तो उनको भी ये बाहर निकालती है। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सुटेबल कंपाउंड फॉर्म। अब देखिए जैसे ताम्र भस्म है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर फॉर्म जो होता है वो टॉक्सिक होता है, जब हम उसकी सल्फर के साथ भस्म बनाते हैं या पारद के साथ भस्म बनाते हैं तो वो सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में बनती है जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल है। अगर वो क्यूप्रिक सल्फाइड फॉर्म में बनी जो कि अनस्टेबल है, कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है बाद में, तो वो हमारी बॉडी के लिए हैजार्डस होगी। टू मेक द मटेरियल नॉन इरिटेंट टू द जीआई ट्रैक्ट, जब भस्म का पार्टिकल साइज बड़ा होगा या फिर भस्म में चंद्रिकाएं होंगी, जैसा कि अब्रक के लिए कहा है कि अगर चंद्रिका युक्त अब्रक सेवन हमने की तो मंद में अनिलम चरित, कि या तो वो प्रमेय को उत्पन्न करेगी और मंदाग्नि को। दूसरा एक रसरंगनी ने बताया है कि हमारी जो आंतों को व्याघ्रवत, कि जैसे शेर के जो नाखून होते हैं वो हमारी आंतों को फाड़ देंगे। तो नॉन इरिटेंट टू द जीआई ट्रैक्ट, तो इन्होंने बहुत ही फाइन पैरामीटर दे दिया, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारी भस्म रेखापूर्ण और बारीतर परीक्षा पास करे। टू इंक्रीज पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, जब ये पार्टिकल साइज जब इसका अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, नैनो फॉर्म में ये चली जाती है, तो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होगा, तो उससे इसकी पोटेंसी और क्वालिटी दोनों आएंगे। फिर लास्ट ये सारे पैरामीटर्स जब हम पास कर लेते हैं तो कन्वर्जन इनटू एब्जॉर्बेबल, एडेप्टेबल एंड एसिमेबल फॉर्म टू मेक द मटेरियल सुटेबल फॉर द थेरेप्यूटिक। अब देखिए, अब बात आती है कि क्वालिटी ये हमारी होनी चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है। केवल ऐसा नहीं है कि हम सारी भस्म अच्छे से बना ली, भस्म परीक्षा हमारी पास कर ली, तो भी हम भस्मों की क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग होगा कि सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, मान के चलो आप अब्रक ले लीजिए, है ना, तो अब्रक अगर हम लेते हैं तो उसके जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी हमारे ग्रंथों ने दी हुई है ना, कि ग्राह्य लक्षण जिसको हम कहते हैं कि स्निग्धम प्रथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम तदभ्रम शस्तम इरितम, कि ये वाली क्वालिटी उसमें हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजहस्त समानितम, कि भूमि में इतना खड्डा खोदने के बाद एक राजहस्त यानी कि 30 अंगुल का खड्डा जब हम खोद देते हैं उसके बाद जो अब्रक निकलती है वो प्रशस्त है। या फिर वज्राब्रक, कृष्ण वज्राब्रक को हमको यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने वंग के लिए, नाक के लिए, यशक के लिए, हड़ताल के लिए, सभी के लिए, लगभग सभी मेटल्स और मिनरल्स के लिए इन्होंने एक्सेप्टेबल क्वालिटी दी है। तो सबसे पहले हम फिजिकली उसको देख सकते हैं, उसके बाद हम उसकी परीक्षा भी कर सकते हैं। जैसे हमने अब्रक भस्म बनाई तो हमने उसमें देखा सबसे पहले कि सुख निर्मोच्य पत्रम इसमें कैरेक्टर है कि नहीं। दूसरा वज्रब्रक का की कहा है उन्होंने निशेष वैक्रातपान, कि जब हम उसको अग्नि पर रखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की साउंड या हलचल नहीं होती है। तो ये हमने करके देखा तो वाकई में उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, और जब हमने उसको अग्नि से उतार लिया तो हमने देखा कि उसके पत्र भी इजीली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फिर दूसरा एक आता है ज्वाला परीक्षा, जो कि आचार्य
ये हमारे रसायन बुक में दिया हुआ है कि भाई कॉपर अगर है, अगर वो प्योर है और उसको अगर हम अग्नि पे गर्म करते हैं तो वो नीली ज्वाला देगा, है ना। इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो हमारे द्रव्य है उनकी अलग अलग परीक्षा दी है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखें उसके बाद में फिर हम मॉडर्न पे जा सकते हैं, जैसे हम ICP-MS है या AAS है, वहां जाके हम पर्टिकुलर किसी भी मेटल या मिनरल का आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट गोल्ड है, कितने परसेंट सिल्वर है ना। या जैसे अब देखिए आप ये इसी बात से मुझे एक बात याद आती है, अभी हमारे डिपार्टमेंट में हम बंगोबस्म हमने एक बच्ची को दिया है, तो उसके लिए हम जब रॉ मटेरियल सिलेक्शन कर रहे थे तो उसकी हमने रेट मंगवाई सबसे पहले कि ये क्या भाव मिल रहा है मार्केट में। तो जब हमने हमारे लोकल मार्केट में इसको देखा, वहां इसकी रेट आई लगभग 3600 रुपए kg। वही हमने वही मटेरियल 2 साल पहले परचेज किया था, तब उसकी रेट थी 1800। फिर हमने उसी मटेरियल को दिल्ली मार्केट में, जिसमें से हमारे फार्मेसी में बल्क में मेडिसिन सप्लाई होती है, वहां जब हमने इसको मालूम किया तो उनकी रेट तो एकदम से ही हाई थी, 9,000 मतलब ये जो 9000 पर केजी। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब हमने देखा कि वो हमसे कह रहा था कि भाई हम सर्टिफाइड मटेरियल आपको दे रहे हैं, तो सर्टिफाइड मटेरियल में दुगनी तिगनी रेट तो नहीं हो सकती है ना, थोड़ा बहुत आपका लग जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि हम 3600 रुपए किलो वाली ही बंग लेते हैं और उसको ICP-MS से या फिर हमारे ये क्या कहते हैं AAS से उसको देखते हैं कि इसमें कितने परसेंट चांदी है, वो सॉरी बंग है या टिन है, ताकि हम ये श्योर हो पाए कि ये हमारा प्योर है मटेरियल। फिर हमारा सेकंड आता है प्रोसेस। वस्त्र निर्माण अपने आप में बहुत टीडियस जॉब है, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रोसीजर से निकलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है शोधन। तो ये जो शोधन है इसका अगर हम देखें कि उद्दिष्ट औषधि शोधन, तो इस श्लोक में उन्होंने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि उसके दोषों का निवारण करता है ना। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि शोधन केवल हमारे दोषों का निवारण करने के लिए नहीं है। मेन जो हमारा शोधन का उद्देश्य अगर हम देखें, धातुओं में देखें या हमारे जो मिनरल्स हैं उनमें देखें, तो सबसे ज्यादा जो इसका है वो ठीक है प्रॉपर्टीज का है, या उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा है कि उसकी साइज रिडक्शन हम शोधन के थ्रू करते हैं, तभी वो हमारे जो आगे का प्रोसेस है भावना उसको फैसिलिटेट करता है। इसीलिए देखिए अब्रप्ट शोधन के बाद में चूर्ण में कन्वर्ट नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने वहां पे उसका धान्य व्रत बता दिया ताकि वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम उसमें फास्फोरस या आयरन पत्र गुड़ की सहायता से हम उसकी चक्रिकाएं बना सके और फिर उसमें फर्दर फुट दे सके। इनका भी इन्होंने क्लास में बताया हुआ है कि आपको मिनिमम कितनी बार शोधन करना चाहिए, है ना। तो 7 बार या मिनिमम किसी ने 3 बार भी बोल दिया है, जैसे शारंग रस इन्होंने 3 बार भी शोधन के लिए बोला हुआ है। भाव के में जाते हैं तो वहां पे रेफरेंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ लाइन मिलती है कि 3 बार 5 बार या 7 बार कर सकते हैं। लेकिन जब हम संहिताओं में गए तो हमें 3 बार का कहीं भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं हुआ, 5 बार और 7 बार का ही रेफरेंस। एक्सक्यूज मी मैम, एम आई ऑडिबल मैम? आवाज आपको आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल मैम? लगता है नेटवर्क कट गई। यस, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। हम मैम को वापस रिकनेक्ट मैं एक बार करते हैं। मैडम को मैं फोन करता हूँ आकांक्षा जी सर, उनको रीज्वाइन होने को बोलिए। संजय सर, मैडम हाँ, को बोलिए कि हाँ मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं फोन करता हूँ सर, फोन करता हूँ मैम को। मैं जी फोन कर दीजिए।
हाँ, हेलो 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 क्या हुआ रमेश जी, बात हुई? हेलो। हेलो हमसे वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वहां पे लाइट चली गई हो तो। वो ट्राई कर ओके रही है मैम, मैम ओके ट्राई ओके। कर रही है अभी रिज्वाइन होने की। जी सर। हेलो हाँ जी ऑडिबल। हाँ जी हाँ जी यस हाँ सर, जी यू ज्वाइन। ऑडिबल सर। ओके जी सर। Yes, it's time to join. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला सर भी ज्वाइन हो गए हैं इस मीटिंग में। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार सभी मुझे आचार्य को, सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार। मुझे बिल्कुल लगता थोड़ा है मुझे लगता है संजय जी या जब हाँ तक सर, मैडम नहीं जुड़ती तो अपने साथ सीवी झा सर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उनका उनका कोई अनुभव जितना है, हाँ उनका थोड़ा उनके उससे हम लोग सुन सकते हैं। सीवी झा सर से बसों के बारे में सर का अनुभव जो भी कुछ है प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैं अपने गुरुदेव प्रोफेसर सीबी झा सर से मैं निवेदन करता हूँ कि बस उनके बारे में जो आपकी सर एक्सपर्टाइज है वो हम लोग के साथ में कुछ साझा करें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रोफेसर सीबी झा सर। हेलो हेलो, आप सर मेरी आवाज आवाज आ आ रही है रही है? सर? हाँ सर आ रही है आ रही है। जी सर। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैडम जुड़ जाती है तो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि वो बता रही थी, तो उसी क्रम में रॉ मटेरियल के बारे में जैसा अभी बता रही थी, उसकी कीमत के बारे में कि अलग अलग जगह पर उनको पता चला कि अलग अलग कीमत है। तो कीमत अपनी जगह पे है और मटेरियल की जो क्वालिटी हमारे शास्त्रों में बताई तो उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके होता ये है कि आजकल मिलावट इतनी है कि शुद्ध द्रव्य प्राप्त कर लेना बहुत एक जैसे जटिल काम जैसा है। इसलिए हम कहाँ से ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो और सारे सप्लायर हैं तो ग्लैक्सो, बीडीएच, और खास करके जब रिसर्च पर्पस के लिए लेने की बात होती है तो ऐसा। और उसके बाद फिर रॉ मटेरियल अगर हम प्रोक्योर कर लेते हैं तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे सेंसिटिव इस समय उपकरण हैं जिसके द्वारा हम उसकी शुद्धता की परीक्षा कर सकते हैं। तो ये सब करके भी उसको कंफर्म कर लेना चाहिए जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल हर तरह से बिल्कुल दुरुस्त हो, सही हो और स्टैंडर्ड हो। तभी आगे हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा वो सही बनेगा, इसको ध्यान में रख करके। तो भंग के बारे में खास करके चर्चा कर रही थी, तो देखा जाता है कि 3 हमारे पास पूती लॉ हैं और एक डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन हम कह करके नाग, बंग और यसद, तीनों धातु अगर सामने हम उसको रखते हैं तो काफ़ी समानता तीनों में होती है। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंशियल कैरेक्टर्स हैं इनके जिसके द्वारा हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कागज पर लकीर खींचें तो हाँ। लकीर खींचने का काम जो है नाक के द्वारा। मैडम अगर आ गई हैं तो मैडम शुरू करें। नहीं सर, मनीषा आप जी आ बताइए गई हैं, सर। मनीषा जी आ गई हैं, मनीषा जी पूरा करेंगी बाद में।
हो ठीक है, सकता है मौका मिलेगा तो चर्चा में जुड़ेंगे। मनीषा जी, जी जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच मनीषा मैम वापस जुड़ चुकी हैं। मैम भी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। ओके। थैंक यू मैम। मनीषा जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, मैं सर हो गई ना स्क्रीन शेयर? इसको मैम enlarge फुल कीजिए। स्क्रीन कर दीजिएगा। हो रहा स्क्रीन सर, शेयर हो गई है जी मैम। अब हो गई ना? नहीं, फुल स्क्रीन में नहीं आ रही मैडम, नहीं मैम अभी नहीं आ रही है। और आगे जाके राइट। एक सेकंड सर। हुई क्या सर? एक सेकंड ना। जी मैम हो गई है। जी मैम हो गई ना? ओके। कौन सी स्लाइड से आवाज बंद हो गई थी? अब यहाँ पे हिंगुल दिख रहा है मैडम। हाँ, बंग की चर्चा कर हाँ रही हाँ, थी आप। यहीं से बंद हुई जी थी सर, मैम, जी। यहीं से। प्रीवियस ओके। स्लाइड मैम। जी मैम। या जैसे अभी झा सर ने बता दिया काफी कुछ, कि जैसे तीनों को अगर हम रखते हैं तो वंग की परीक्षा होती है कि अगर उसको हम उसके तारों को मोड़ते हैं तो उसमें क्रैकिंग साउंड आती है। और अगर नाक नाक का अगर हम देखें तो अगर हम कागज पर उसको चलाते हैं तो पेंसिल जैसी वो रेखा देता है। उसके अलावा जो दूसरा होगा वो यशद होगा। तो इस तरीके से अगर हम रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लेते हैं उसकी प्योरिटी का और उसकी क्वालिटी को, तो निश्चित रूप से हम अच्छी भस्म बना पाएंगे। इधर हमारे जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि रसायन ने धातु ज्वाला के वर्ण भी दिए हुए हैं कि जैसे कांतलो है तो वहां कपिल वर्ण की ज्वाला आनी चाहिए, क्योंकि अभी मिक्सिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये अगर हम परीक्षा कर लेते हैं तो इससे हमारी प्योर धातु का पता चलता है। फिर जो हमारे जैसे भस्म है तो वो भस्म कैसे बनेगी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि शोधन, भावना और उसके बाद में पुट हम उसको लगाएंगे। तो आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने एक ही में तीनों चीजें बता दी हैं कि शोधितान लोह धात्वादि विमर्द स्वरसादि भी उत्पलाद्य अग्नि संयोगात मारणम ये उच्यते, कि शोधित की हुई। देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले से ही बता दिया कि ऐसा नहीं है कि हम किसी अशुद्ध धातु की आगे प्रोसेसिंग कर ले। शोधन तो आपका मस्ट है ही, उसके बाद ही हमको फर्दर प्रोसेसिंग में जाना है। तो शोधितान लोह धात्वादि ये एक क्वालिटी पैरामीटर्स हो गया कि हमारी जो धातु है जिसकी भस्म बननी है या जो भी मिनरल या मेटल है वो कंप्लीटली शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद में विमर्द स्वरसादि भी। अब यहाँ स्वरसादि भी क्यों कहा कि हम भावना स्वरस की भी दे सकते हैं, क्वात की भी दे सकते हैं, या उसके अलावा हम दूसरा मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी भस्म में दिया हुआ है 4 प्रकार की हमारी भस्म दी हुई है ना, कि लोहाना मारणम श्रेष्ठम सर्वेशाम रस भस्मना मध्यमम मूलवी प्रायोकनिष्ठम गंधकादि भी अरि लोहेन मारणस। तो इनमें से और भी द्रव्य हो सकते हैं जिनके साथ में हमको कजली बनानी है या मर्दन करना है जो भी। उसके बाद जो फाइनल प्रोसीजर हमारा आता है उत्पलाद्य अग्नि संयोगात, की अग्नि उत्पलों का संयोग करके हमको उसको अग्नि देनी है, यानी कि पुट देना है। अब यहाँ भी देखिए पुट का भी उन्होंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी कि रसादी द्रव्य पाका नाम प्रमाण व्यापनम पुटम नैष्टो न्यूनाधिक पाका सुपाकम हितम औषधम, कि पुट भी देखो। अब अभी मैं बाद में ये पूछना भी चाहूंगी और डिस्कस करना चाहूंगी कि
जो इन पुट का निर्धारण जो हुआ है या अग्नि का जो निर्धारण हुआ है, इन्होंने कहा है कि नेस्टो न्यूनाधिकम, कि ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ हीट यूज होना चाहिए भस्म निर्माण के लिए या पुट देने के लिए, जो कि जैसे स्वर्ण रुपया वदे गेयम देयम कुक्कुटाधिकम, कि स्वर्ण और रुपये, स्वर्ण और चांदी की अगर हम भस्म बनाने जाते हैं तो वहां हमको कुक्कुट पुट यूज करना चाहिए। मृदु धातुएं भी है और इनकी हार्डनेस भी बहुत कम है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो इनका बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इनका कुक्कुट पुट कहा है। उसके बाद में कहा है ताम्र, तो ताम्र का भी जो हार्डनेस है वो लगभग 2.5 से 3 के बीच में ही है, लेकिन वहां उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका भी ज्यादा है। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि गजपुटानी च, कि लोह आदि जो धातुएं हैं या गोदंती वगैरह जो सुधावर के द्रव्य हैं उन सब में गजपुट लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेस्टो न्यूनाधिकम इसको इंडिकेट करता है कि हम उस धातु के साध्य द्रव्य बला बला, कि जिस भी धातु की या जिस भी मिनरल या मेटल्स की हम भस्म बनाने जा रहे हैं उसके बल और अबल को देखकर ही हमको पुट का डिसीजन करना चाहिए। लेकिन हमने अभी 2 बैच पहले, क्योंकि मेरा एकेडमिक ही एक्सपीरियंस ज्यादा है, फार्मेसी का मेरा बहुत ज्यादा, स्पेशली कॉमर्शियल फार्मेसी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने जब 2 साल पहले चांदी की भस्म बनानी चाहिए थी, उस टाइम पे हम कुक्कुट पुट का स्टैंडर्डाइजेशन करना चाह रहे थे चांदी की भस्म के थ्रू। लेकिन उसमें फिर हमने जो बताया कि 5 उपले या 16 अंगुल प्रमाण, 12 अंगुल प्रमाण और साथ ही साथ 2 वितस्ती भी आया है 24 अंगुल प्रमाण। तो आखिर एक कुक्कुट पुट के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्सी आचार्य कैसे कर सकते हैं? कहा तो 5 उपले, कहा 24 अंगुल प्रमाण। 24 अंगुल प्रमाण का मतलब हो गया 1 हस्त, और 1 हस्त 1 गजपुट का हमारा प्रमाण दिया हुआ है 1.25 हाथ, यानी कि 30 अंगुल, और उसमें आते हैं 1000 उपले। तो जब इन सारी चीजों में हम गए और हमने अलग अलग लोगों से बात की जो कि भस्मों के विशेषज्ञ माने जाते हैं या खुद अपनी भस्में बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं या फार्मेसीज को सेल करते हैं, या जैसे हमारे पूर्व वीसी सर हैं जो अपनी भस्म बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ तवे पे ही भस्म बना लेते हैं, गैस पे तवा रख के उसके ऊपर ही चांदी की भस्म बना लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ 5 उपलों में भस्म बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 ग्राम भस्म बनाएं तो भी हम 24 अंगुल का पुट रखें, या अगर हम 5 किलो भस्म बनाना चाहें तो भी हम 5 उपले ले लें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि हमारी जो भस्म का प्रमाण, हमको कितनी मात्रा में भस्म बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम पुट का भी विधान करेंगे या अग्नि का विधान करेंगे। इसके बारे में और जो मेरे गुरुजन हैं या हमारे सीनियर गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, झा सर हैं या और शुक्ला सर हैं, और भी उनके बारे में मैं भी ये क्वेरी उनके सामने रखना चाहती हूँ। फिर ये आता है लास्ट जो है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं गई क्योंकि मेरा मेन टारगेट था भस्म परीक्षा इधर। तो देखिए क्लासिकल में बहुत सारी भस्म परीक्षाएं दी हुई हैं जिनसे हम बहुत आसानी से, या हमको मॉडर्न में भी जाने की इतनी नीड नहीं है अगर हम ये सारे क्लासिकल पैरामीटर्स अपनी भस्म में पास कर लेते हैं, क्योंकि ये इनकी जो फाइननेस है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो हमारे ये क्लासिकल पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीटली साइंटिफिक है। देखिए जैसे सबसे पहले वर्ण, भस्म में अगर हम फर्स्ट पुट देते ही अगर हमको प्रॉपर वर्ण मिल जाता है, इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर पैटर्न है वो सही जा रहा है। निश्चंद्रत्वम, ये तो आपको 2-3 पुट से पहले तो कभी मिल ही नहीं सकता, ये बाद में जाके मिलेगा। उसके बाद है वारितर, पूनम परीक्षा, रेखा पूर्णता, श्लक्ष्णत्वम, सूक्ष्मत्वम, अंजन सन्निवम, निस्वादु, अवामी, निर्धूमत्वम, दंताग्रे कचकचा भाव।
तो अभी झा सर जैसे बात कर रहे थे और पहले भी मैंने उनका लेक्चर एक बार सुना था, और फिर हम रसायन चिंतामणि जब देख रहे थे तो हमें उसमें मिला कि जो भी रसशास्त्री या जो भी प्रैक्टिस करने जा रहा है या भस्म का निर्माण करने जा रहा है, जो भी भस्म बनेगी उसमें ये वाली परीक्षाएं अगर वो पास करती है तो उसको हम किसी पेशेंट को यूज कर सकते हैं, यानी कि वो क्वालिटी भस्म हमारी प्रिपेयर हुई है। तो उसमें है फर्स्ट दंताग्रे, ये ऊपर नीचे थोड़ा हो गए, दंताग्रे कचकचा भाव, कि जो भी भस्म हमारी बनती है फाइनल, जब हमने वर्ण से उसको फाइनल कर दिया, निश्चंद्रता से उसको फाइनल कर दिया, यानी कि ऑल जो पैरामीटर्स है वो फाइनल कर चुके हैं, फिर दंताग्रे कचकचा भाव है कि जब हम उसको दांतों के नीचे लेते हैं तो किसी भी तरीके की कचकच या इरिटेशन या आवाज नहीं होनी चाहिए, वो इतनी स्मूथ, इतनी फाइन, इतनी लाइट होनी चाहिए। फिर केत की रस सन्निभम, जो हमारा केवड़ा का फूल है और उसकी जो रज होती है, उसकी पोलन ग्रेन्स, वो उसके बराबर उसकी साइज, फाइननेस उसकी होनी चाहिए, जो कि मैक्रो से नैनो के बीच में ही होती है। फिर ये एक लोचन अंजन सन्निभम, तो लोचन अंजन सन्निभम से हम उसकी मेनली हम फाइननेस को और नॉन इरिटेबिलिटी को ले सकते हैं। जैसे जो काजल है वो इतना ज्यादा फाइन होता है कि हमारी जो ये कॉर्निया है उस पे किसी भी तरीके की इरिटेबिलिटी नहीं देता है। तो उसी तरह जो हमारी भस्म है, यहाँ तो हमने अंजन आंख को लिया, लेकिन जब हम उसको इंटेक करते हैं भस्म को, तो वो हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें किसी भी तरीके का इरिटेशन प्रोड्यूस ना करे। तो सबसे पहले में हमारे ये वर्ण फिजिकल पैरामीटर्स पे हम जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्ण। तो देखिए इसको मैं स्टार्ट करूंगी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभ्रक भस्म बना रहे थे, पीजी के टाइम हमने बनाई वो अलग था मैटर, लेकिन फिर जो मेरा अभी एज ए बीइंग ए टीचर और प्रैक्टिशनर जो हमने देखा कि हमने जब रस तरंगणी का मेथड अडॉप्ट किया था 10 फुट वाला, जिसमें हमने एरंड पत्र तोरण गुड़ेन से भावितम वाला लिया था, तो जब हमने फर्स्ट फुट दिया उसको, उसमें हमने पूरा प्रोसीजर लिया था शुरू से, रॉ मटेरियल का हमने परीक्षा की थी, उसके बाद हमने उसका शोधन किया, धान्याभ्रक निर्माण किया, तो धान्याभ्रक में ही वो काफी सूक्ष्म हो गई थी। उसके बाद हमने उसको जस्ट एरंड पत्र की भावना दी और गुड़ मिक्स करके और मर्दन करके उसकी चक्रिका पोर करनी पड़ती है, इसमें प्रॉपर चक्रिका निर्माण नहीं होता है। तो हमारे फर्स्ट फुट के बाद ही इष्टि का जो वर्ण बताया है शास्त्रों में, इतना बढ़िया अच्छा, मैं आगे उसकी पिक्चर भी शो करूंगी, इतना अच्छा कलर उसका आया। तो उससे ही हमको लगा कि हमारा जो टेम्परेचर पैटर्न है वो प्रॉपर जा रहा है, जिसमें हमने 900 डिग्री टेम्परेचर दिया था। तो देखिए जो वर्ण है वो ये डिनोट कर देता है, अगर आपका फर्स्ट फुट सही, कि आपकी ये जो भस्म है वो सही बनने जा रही है। और फाइनली भी अगर आपका वर्ण आ जाता है, फर्स्ट फुट में नहीं आता, सेकंड फुट में नहीं आता, थर्ड में नहीं आता, जैसे कुक्कुटान त्वक भस्म की बात करते हैं, वो भी हमारी अभी निर्माणाधीन है लैब में, तो उसमें हमने 5 फुट दे दिए विदाउट, हमने हिंगुल की नहीं बनाई थी, ओनली ये जो हमारा है नींबू स्वरस, इसके साथ हम बना रहे थे। लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर, हम उसको दे रहे थे 600 डिग्री टेम्परेचर, वो लेकिन आधा घंटे के लिए हम दे रहे थे। जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर 1 घंटे किया 600 डिग्री पे, तो उसका मतलब सरप्राइजिंगली कलर चक्रिका का, आधी चक्रिकाओं का कलर व्हाइट हो गया। और वो आई थिंक यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हुई, नीचे अच्छी लग गई, ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमने मफल फर्नेस में ही बनाई थी। तो ये चीजें इतनी सरप्राइजिंग आती है ना कई बार, अगर हमारी भस्म को जो बोला है ना कि इष्ट टेम्परेचर ने इष्टो न्यूनाधिकम, न इष्टो न्यूनाधिकम की प्रॉपर अगर टेम्परेचर, एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब हमारी भस्म को लगता है तो 100% उसका कलर चेंज होता है, वो अपनी सिद्धि लक्षण को प्रकट कर देती है। ठीक है, तो आचार्य है मेंशन स्पेसिफिक कलर फॉर ईच भस्म अल्ट्रेशन, ये तो सेम ही है, तो स्पेसिफिक कलर मेंशन फॉर स्पेसिफिक, ये हम सभी जानते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है योग रत्नाकर जी ने, स्वर्णम चंपक वर्णाभम कृष्णत्वम तार ताम्रयो कांस्य धूसर वर्णाभम श्यात नाग पारावत प्रभा वंगम शुभ्रत्वम आयाति तीक्ष्णम जम्बू फलोपमम अब्रकम चेष्टिकावम श्यात धातुनम वर्णनम।
देखिए, अब इसमें मैं वंग के बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब हम पीजी के टाइम की ही है ये, मेरे साथ में थी एक जल्पा जानी, उसका वंग पे वर्क था और वहां उसको एक मेथड मिला था कुमारी स्वरस से 7 भावना दे करके बीच में पहले जारण करना और उसके बाद में कुमारी स्वरस की 7 भावना देके भस्म बनाना। और एक दूसरा मेथड उसने लिया था भल्लातक तेल पातन करके और जयपाल तेल पातन करके और साथ में जो हमारा ये पीपल की राख, इनके साथ में उसको भल्लातक और जयपाल तेल से लिप्त करके वर्ण के इसके वंग के पत्रों को और उसके ऊपर से पीपल की राख उसने करके और कपड़े में जितना हमने वंग लिया उसके वजन के बराबर ही कपड़ा उसने लेकर के उसको पुट दे दिया या हीट कर दिया। हालांकि उसमें कलेक्शन में हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी भस्म की, क्योंकि लेकिन उस भस्म का वर्ण जैसे एक एड नहीं दिखाते रिन साबुन का, प्योर व्हाइट कलर जिसको हम कहते हैं, वो तो ग्रेश व्हाइट था कपड़ा, लेकिन जो भस्म थी बीच में उन पत्रों की जो भस्म बनी वो प्योर व्हाइट कलर की। मतलब आज तक मैंने ऐसी भस्म नहीं देखी जो उस वाले मेथड से बनी, क्योंकि जो फिर हम भस्म भावना के थ्रू बनाते हैं, जैसे अभी हम भी डिपार्टमेंट में बना रहे हैं, तो वो ऑफ व्हाइट कलर की जा रही है, वो जो कलर है प्रॉपर वो नहीं मिला। तो व्हाइट तो बनेगी, अब उसमें आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो वो अलग अलग है, कि आपकी किसी में ऑफ व्हाइट कलर की भी बन सकती है, प्योर व्हाइट भी बन सकती है। अब्रक का जैसे मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा एक एग्जांपल है ताम्र भस्म का, ये भी हमारे डिपार्टमेंट में अभी एक हमारे पीजी स्कॉलर का वर्क चल रहा है, इसमें भी हम 100% सक्सेस हुए हैं सारी भस्म परीक्षाओं को पास करने में। मैंने एक प्रीवियस एक लेक्चर भी हुआ था मेरा, उसमें मैंने जैसे बताया कि अब्रक की जो भस्म है, अब्रक भस्म में हमारे साथ था कि 3 फुट के बाद जो हमारी भस्म है वो कंप्लीटली उसका कलर भी आ गया, उसकी निश्चंद्रता भी हमारा आ गया, लेकिन वारी तरत्व जो है वो नहीं आया। कहीं ना कहीं हमारा रेखापूर्ण भी वो हो गई 60%, लेकिन जो वारी तरत्व है वो उसमें 20 या 30% ही हमको मिला। तो इसके पीछे आई थिंक तभी शायद शास्त्र में 10 फुटी अब्रक भस्म, 3 फुटी, 10 फुटी, 50 फुटी, 100 फुटी या 1000 फुटी भस्म बताई है कि अब्रक के संदर्भ में आई थिंक हम जितना उसको फुट देंगे, जितना उसका मर्दन करेंगे, उसकी फाइननेस बढ़ेगी, और फाइननेस जब बढ़ेगी तो वो रेखापूर्ण जो टेस्ट है वो भी पास करे। तो उसके बाद फिर जो जैसे मैंने बताया कि वो एक तो वारीतर भी पास नहीं कर रही थी, दूसरा थोड़ी सी हार्ड भी थी और रफ थी, जबकि मृदुता, सूक्ष्मता ये भस्म में होने ही चाहिए। फिर हमने, अब देखिए ये मैं सब क्यों बता रही हूँ कि अब्रक भस्म के संदर्भ में ही उन्होंने अमृतीकरण का भी विधान बताया, उसके बाद लोहितीकरण भी बताया, मृदुकरण प्रोसेस भी बताया, क्योंकि अब्रक के केस में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है, तभी उन्होंने मृदुकरण प्रोसेस भी आचार्य जैसे रसेन चूड़ामणि जी ने बताया है। तो हमने जब उसका अमृतीकरण किया अब्रक भस्म का तो वो ब्लैक हो गई लेकिन हार्ड थी। जैसे ही हमने उसका लोहितीकरण किया उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज हुई कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई, वो जो हमारी चक्रिका एकदम हार्ड बन रही थी, बहुत मुश्किल से टूट रही थी, वो एकदम इतनी सॉफ्ट हो गई कि जरा सा हाथ लगाने से ही वो टूट रही थी चक्रिका। तो फिर हमारी लगभग हमने अच्छे से मर्दन करके उसका वारीतर भी किया तो वो 50% वारीतर हो गई, 100% वो फिर भी नहीं हुई। तो यहाँ हाँ हमने 3 फुट ना दिए 10 फुट दिए थे, तो 3 फुट हमने रसरंगनी वाला मेथड लिया था जिसमें 10 फुट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब्रक भस्म में हमको 10 फुट से ज्यादा देने चाहिए, वो हमने आगे किया नहीं लेक ऑफ टाइम की वजह से। तो वहां हम 20 फुटी, 30 फुटी, 50 फुटी, 100 फुटी अब्रक भस्म हमको बनानी चाहिए ताकि 100% रेखा पूर्णता और वारी तरफ हमको मिल पाए। ये मैंने कुछ पिक्चर शो किए हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में, ये हमारा जैसे शुद्ध ताम्र है, इस ताम्र को शोधन के बाद लग रहा था इसकी भस्म कैसे बनेगी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट फुट ये हमको देखने को मिला इसमें कुछ कुछ तार भी है मौजूद, लेकिन
जब हमने इसकी भस्म बना ली प्रॉपर, इसमें हमको ये हमारी 3 फुट की बात, इसमें हमको लगभग 6 फुट लगे। हमने मेथड तो इसका 3 फुट वाला लिया था, लेकिन 3 फुट में ये कम्प्लीटली नहीं हुई, तो हमने 3 फुट तक कजली यूज की इसमें, और फिर आगे के जो 3 फुट दिए वो हमने उसमें सिर्फ गंधक ली। तो ये जो है भस्म हमारी, ये हमारी सारी परीक्षाएं पास कर गई। सबसे अच्छा इसमें रहा कि रेखापूर्ण वारितरत्व, ये भी पास कर लिया। साथ ही साथ जो इसकी स्पेसिफिक परीक्षा है दधी परीक्षा, उसमें भी हम 24 घंटे रखा, कई बार 3 दिन भी पड़ा रखा दूसरे बैच में, तो भी इसमें किसी तरीके का परिवर्तन उस दही में नहीं हुआ। ये भी बन गई, ये जो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट का, निश्चंद्रता भी इसमें हमें मिली और एकदम ब्लैक कलर भी मिला, और ये सारे टेस्ट भी पास किए। अमृतीकरण इसका हमने सूरण कंद में किया था। ये अभ्रक भस्म की कुछ पिक्चर है, ये शुद्ध अभ्रक है। उसके बाद धान्य अभ्रकीकरण किया हमने, इसकी पिक्चर मिसिंग है इसमें। उसके बाद इसका फाइन पाउडर हो गया, फिर हमने इसको फर्स्ट फुट दिया तो इसका कलर ऐसा ही आया, और लास्ट फुट जो हमने दिया उसमें भी इसका कलर इसी का बढ़कर ही रहा। लेकिन फर्स्ट फुट में इसमें थोड़ी चंद्रिकाएं थी जो 3 फुट के बाद कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई। फिर ये अमृतीकरण के बाद इसका स्वरूप ब्लैक हो गया, फिर लोहितीकरण हमने किया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो सेकंड जो है वो निश्चंद्रत्व, इसका भी हम जैसे डिस्कशन कर चुके हैं कि निश्चंद्रत्व आखिर है क्या, कि चंद्रिका का मतलब क्या है। किसी भी मेटल या मिनरल्स की उनकी एक स्वाभाविक प्रकृति होती है लश्चर, जिसे कि हम चंद्रिका कह सकते हैं। तो अगर हम भस्म को अपनी पारद के साथ बनाएंगे तो पारद की भी लश्चर उसमें आती है, ठीक है। तो फ्री मेटल अगर हमारी फाइनल प्रोडक्ट में फ्री मेटल अगर हमारे भस्म में अवेलेबल है, या हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड अगर हमको नहीं मिला है, तो उसमें चंद्रिका दिखेगी, जैसे कि हम कजली में भी करते हैं इसको। अगर हमारा फ्री मर्क्यूरी अवेलेबल है, उसमें फ्री मर्क्यूरी प्रेजेंट है, तो चंद्रिका दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। इसी तरीके की अभ्रक जो है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग वाली होती है। अगर प्रॉपर अभ्रक की भस्म नहीं बनी है, जो डिजायर्ड कंपाउंड हमारा नहीं है, उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हमको चंद्रिका दिखेगी इसे। तो प्रिपेयर्ड भस्म टू बी टेकन एंड ऑब्जर्व्ड इन ब्राइट सनलाइट, इसको हमेशा हम एक हथेली पे थोड़ी भस्म लेकर के या कजली लेकर के उसमें हल्का सा पानी लेके जब हम रगड़ के देखते हैं तो साफ साफ हमको जो शाइनिंग पार्टिकल्स है वो दिखाई देते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस की भाई द प्रिपेयर्ड भस्म शुड बी फ्री फ्रॉम मेटेलिक लश्चर एंड शाइन इवन ऑन ऑब्जर्विंग थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास विद इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्री मेटल। फिर ये वारितरत्व है, तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि कैसे करना चाहिए, कि जो जिस भी हम गिलास में, कप में, किसी भी बर्तन में इसको करने वाले हैं, सबसे जरूरी है कि वो स्टेबल रहे और वाटर की जो सरफेस है वो भी कंप्लीटली स्टेगनेंट रहे, हिलती हुई ना हो, एकदम स्टेबल हो। उसके बाद हम अपनी जो अंगुष्ठ और उंगली के बीच में भस्म को लेकर के अच्छे से रगड़ के, सबसे पहले हम भस्म का अच्छे से एकदम स्मूथ फाइन पाउडर हमको कर लेना चाहिए। उसके बाद हमको धीरे धीरे ये स्प्रिंकल करके भस्म को डालना चाहिए। तब हम देखते हैं कि हमारी भस्म कितनी अंदर जा रही है, पानी के उसमें बॉटम में जा रही है और कितनी ऊपर है। अगर कंप्लीटली ऊपर है, कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो 100% वारितर है। और थोड़े भी अगर पार्टिकल जाते हैं तो वो मतलब 100% पास नहीं हुए, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो कुछ पीजी स्कॉलर भी शायद इसमें होंगे, तो मैं उनके लिए कि जो वाटर सरफेस है वो अपना एक सरफेस टेंशन क्रिएट करके रखता है। जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं, तो जितना ज्यादा पार्टिकल फाइन होगा उतना उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसको जो सरफेस टेंशन को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी है वो कम होगी। तो जो पानी का सरफेस टेंशन है या वाटर का जो सरफेस टेंशन है उसको हमारे भस्मों के पार्टिकल्स ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी भस्म उसके ऊपर तैरती रहती है। सेम ऐसा ही जो है वो हमारा पूनम है, पूनम भी है।
अगर वारीतर हमारी भस्म ने पास कर लिया तो निश्चित रूप से ऊनम भी पास हो जाता है, क्योंकि अगर हमने भस्म के ऊपर कोई पार्टिकल डाला, वो सॉरी ये धान्य जो है वो अगर हम इसको डालते हैं और उसके ऊपर कोई भस्म डालते हैं तो वो हंस की तरह तैरेगा, क्योंकि भस्म उसको थोड़ा कंप्रेस करने की प्रयास करेगी और पार्टिकल अपना प्रयास करेगा और वो हंस की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा वजन की वजह से। तो ये भी लाइटनेस को और फाइन पार्टिकल को डिनोट करता है। ये रेखा पूर्णता, ये भी कंप्लीटली हमारा फिजिकल कैरेक्टर ही है कि जितनी ज्यादा फाइननेस होगी, जितनी ज्यादा भस्म लाइट स्मूथ होगी, उतनी अच्छी उसकी रेखा पूर्णता होगी। श्लक्षणत्वम, ये भी उसी तरीके से है, सूक्ष्मता और फाइननेस और लाइटनेस को और स्मूथनेस को, स्पेशली स्मूथनेस को ये बताएगा। जैसे दंताग्रे कचकचा भाव है ना, तो ये एक तरह से श्लक्षणत्व का ही है कि वो इतनी महीन, इतनी चिकनी, स्मूथ होनी चाहिए कि किसी तरीके से दांतों में आवाज या किरकिरापन नहीं हो उसका। फिर ये है सुसूक्ष्म, ये आगे की सभी परीक्षाएं अगर पास करती है तो वो सुसूक्ष्म का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है करने वाला, ये अगर सारे क्राइटेरिया बस में पास करती है इसका मतलब वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म वही माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स, तो वो एब्जॉर्ब भी होगी और एसिमेबल फॉर्म में भी जाएगी। अंजन सन्निमम, ये पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। निस्वादु, अब ये निस्वादु देखिए, सभी में सारे नहीं किए जाते पर कंप्लीटली जैसे हमारी भस्म को या मैं कहूँ सारे रसौषधि को ही कहा गया है कि अल्पमात्र उपयोगित्वात् अरुचि प्रसंगते, है ना, किसी भी तरीके की अरुचि ये नहीं करते हैं। अरुचि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये निस्वादु होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो निस्वादु परीक्षा की जाती है वो जो हमारे सुधावर के द्रव्य होते हैं, यानी कि गोदंती भस्म हुई, वराटिका, शंख भस्म हुई, क्योंकि ये जो होते हैं वो एल्केलाइन नेचर के होते हैं, शंख भस्म और कपर्दिका। तो एल्केलाइन नेचर CaCO3, तो जब हम इनकी भस्म बनाते हैं 700 डिग्री या 750 डिग्री पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो कंप्लीटली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कई बार वो ले लेते हैं, बना लेते हैं, तो उनमें एल्केलाइन टेस्ट रह जाता है, तो वो जीभ पे टिंगलिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर कंप्लीटली ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देते हैं, तब हम माना जाएगा कि हमारी भस्म कंप्लीटली बन चुकी है। अच्छा, एक चीज और कि जो वारीतर हमने भस्म देखी थी परीक्षा, वो हम सुधावर के द्रव्यों में नहीं करते हैं, क्योंकि सुधावर के जो द्रव्य होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो जैसे ही हम वाटर में देते हैं वो एब्जॉर्ब करके नीचे पूरे संक हो जाते हैं, तो उनमें हम ये परीक्षा नहीं करते हैं। निस्वादु या निरम्लता जो परीक्षा है वो हम कासीस भस्म में भी करते हैं, क्योंकि उसका हल्का सा एसिडिक टेस्ट रहता है कासीस का। तो जब जो कासीस भस्म जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो निस्वादु या निरम्लता उसमें होनी चाहिए। अवामी परीक्षा, अब अवामी परीक्षा भी हम जनरली मार्कशीट तुत्त और ताम्र भस्म में करते हैं। इसके पीछे भी मेन कारण हमारा यही है कि जो कॉपर सल्फेट अगर बनता है जो कि अनडिजायरेबल है, हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो अगर वो जीभ पे जरा सा भी हम टेस्ट करते हैं उसको, तो वो वमन जैसा हमको लाता है, या जिसको कहते हैं थोड़ी सी वॉमिटिंग सेंसेशन लाता है, इसका मतलब आपकी भस्म नहीं बनी है। तो अवामी यानी किसी भी तरीके का आपको कोई सेंसेशन, जीभ पे आपने रखी भस्म तो किसी भी तरीके का सेंसेशन आपको नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी भस्म पास हो चुकी है। क्योंकि हमारी जो मार्कशीट की और ताम्र भस्म अधिकतर सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में बनती है, जो कि उसका कंप्लीटली स्टेबल फॉर्म होता है और वो बॉडी में लीस्ट टॉक्सिक होता है। मैं कंप्लीटली नहीं कहूंगी कि हम कंटिन्यू उसको सेवन कर सकते हैं, प्योर वो टॉक्सिक नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन लीस्ट टॉक्सिक होता है। फिर है निर्धूम परीक्षा, तो निर्धूम परीक्षा भी हम सभी भस्मों में नहीं करते हैं, स्पेशली ये हड़ताल भस्म के केस में यूज होती है, या मनयशिला जहाँ आर्सेनिक और गंधक का रहता है वहां हम निर्धूम परीक्षा करते हैं। तो इसका होता है कि जो उसमें थोड़ा बहुत कार्बन अगर रह जाता है या कार्बन पार्ट अगर हमारी भस्म में रह जाता है
जैसे कि हम देखते हैं हड़ताल भस्म जनरली किसकी बताई हुई है, पुनर्नवा पंचांग राग की, या पलाश की, या ये पीपल वृक्ष त्वक जो है उसके चूर्ण की बताई हुई। तो अगर उसमें कहीं भी भस्म में हमारी में थोड़ा भी कार्बन पार्टिकल्स अगर रहते हैं, कार्बनिक मटेरियल जो रहता है कार्बन, उसकी वजह से ही ये धुआं देने लगती है, जो कि भस्म नहीं मानी जाएगी। या फिर जो जिस भी कंपाउंड की हम भस्म बना रहे हैं, अगर वो कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह गया, जैसे कि हड़ताल AS2SG या AS2O3 या AS2S2, तो अगर वो थोड़ी मात्रा में भी उसी फॉर्म में रह गया तो वो मेल्ट होगा, तो भी फ्यूम्स आएंगी। तो जब वो पूरी तरीके से इनकी भस्म बन जाएगी तो किसी भी तरीके का धुआं हमें नजर नहीं आएगा। और अगर इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल्स है या फ्री सल्फर भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हमको धुआं उसमें नजर आएगा। तो कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक इज कॉल्ड निर्धूम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमने देखा। तो ये कम से कम हमको 24 घंटे रखना चाहिए। तो देखिए इसका है मेन जो साइंटिफिक लॉजिक इसके लिए दिया जाता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सल्फाइड फॉर्म में बनती है या तो क्यूप्रस फॉर्म में बनेगी हमारी भस्म। तो वो क्यूप्रस फॉर्म जो होता है वो कंप्लीटली स्टेबल फॉर्म होता है। अगर हमारी भस्म क्यूप्रिक फॉर्म में बनती है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो है वहां से ऑक्सीजन लेकर के और क्यूप्रिक या कॉपर सल्फेट बनाता है। उसकी वजह से ये जो कलर है दही का, वो इसके चारों तरफ एक सर्कल जैसा ब्लू कलर का या ग्रीनिश ब्लू कलर का सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये अभी क्यूप्रस फॉर्म है इसका, है ना। और क्यूप्रस फॉर्म की वजह से कॉपर सल्फेट बन गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर हमारा क्यूप्रिक सल्फाइड, अगर क्यूप्रस सल्फाइड बना तो फिर किसी भी तरीके की मॉइस्चर से कांटेक्ट ये नहीं करेगा, कोई भी ऑक्सीजन से ये कॉपर सल्फेट में चेंज नहीं होगा और हमें ये किसी भी तरीके का ग्रीन या ब्लैक कलर यहाँ नजर नहीं आएगा, ग्रीन या ब्लू कलर यहाँ नजर नहीं आएगा। तो ये ताम्र भस्म के लिए बहुत ही ऑथेंटिक एग्जामिनेशन है। अगर ये हमारा कंप्लीटली पास होता है, इसका मतलब हमारी ताम्र भस्म बन चुकी है, क्योंकि इसका जो अनस्टेबल फॉर्म है कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फाइड, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी है और अनस्टेबल फॉर्म भी। ठीक है, फिर ये है केमिकल पैरामीटर्स जो मेनली हमारे हैं निरुद्ध और अपुनर्भव। देखो फाइनल जो परीक्षा होगी वो तो इन्हीं से होगी। अपुनर्भव यानी कि इर्रिट्राइबल, कि अगर हमारी भस्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में या मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये हमारा जो डिजायरेबल कंपाउंड है वो बन चुका है और जो उसके भस्मीय गुण हैं वो उसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं। तो जो अपुनर्भव भस्म परीक्षा की जाती है वो मित्र पंचक के साथ की जाती है, क्योंकि जो मित्र पंचक है वो उसको एक तरह से कार्बन सोर्स का काम करता है, जिससे कि रिडक्शन जो हमारी रिएक्शंस है वो अच्छे से हो पाती है। जैसे कि इसमें टंकड़ है तो वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, मधु है वो भी मेल्टिंग पॉइंट, गुंजा है वो कार्बन सोर्स का काम कर देता है, गुड़ है वो कार्बन सोर्स का काम कर देता है। तो ये एक तरह से इस की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करते हैं। तो अगर हमारी भस्म हमारे अपने ओरिजिनल मेटल स्वरूप को रिगेन ना करे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, इसका मतलब हमारी भस्म एकदम अच्छे से बनी है। तो ड्यूरिंग दिस साइंटिफिक टेस्ट द अनस्टेबल मेटालिक कंपाउंड कैन रिड्यूस टू मेटालिक स्टेट बाय द कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। द एब्सेंस ऑफ रिडक्शन डिनोट मारन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड भस्म अटेन्स अपुनर्भव परीक्षा। मित्र पंचक गण द्रव्य यूज्ड may act as a source of carbon at that particular temperature। अच्छा एक बात आती है कि जो अपुनर्भव परीक्षा की जाती है वो किस टेम्परेचर पे की जाती है, ये कहीं दिया हुआ नहीं है ना। तो हमने जो किया वो कुछ जगह हमने पूछा, देखा और 2-3 बार अब हमने किया भी। तो जिस टेम्परेचर हमने पुट के लिए दिया है वही हम अपुनर्भव परीक्षा के लिए भी देते हैं। फिर है निरुद्ध।
निरुक्त जो परीक्षा है वो बेसिकली चांदी के सिक्के के साथ में की जाती है या चांदी के तार के साथ में। तो रौप्यम से संयुक्तम मातम रौप्यम नो लगे तदा निरुक्तम इति उत्तम लोहम तत् अपुनर्वम। तो इसमें हम चांदी यूज करते हैं, स्पेशली चांदी की यूज की जाती है क्योंकि इसकी एफिनिटी होती है, किसी भी धातु के साथ में अमलगम बना के उसको अपने साथ मिला लेती है। तो अगर हमारी भस्म बन गई है, कंप्लीटली चेंज हो गई है, अपने गुणों को पूरी तरह से मेटल छोड़ चुकी है और उसका कंपाउंड बन चुका है, तो वो चांदी के साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करेगी और चांदी का वजन वो नहीं बढ़ाएगी। अगर वो इनकम्प्लीट बनी है, कहीं ना कहीं फ्री फॉर्म में है उसमें भस्म, तो वो चांदी के साथ में चिपक जाएगी और चांदी के वजन को बढ़ाएगी। तो द पीस ऑफ रजत इज टू बी केप्ट इन अ शराब containing bhasma is to be kept in a sharab. This should be subjected to heat. After cooling, the rajat is weighed. If the weight increase, it shows apak bhasma preparation. कुछ एक दो जगह मैंने देखा कि निरुक्त के बारे में एक और धारणा मिलती है जिसको साइंटिफिकली कि जो भस्म सल्फर के साथ बनाई जाती है ना, जैसे ताम्र की है, माक्षिक की है, या और भी कई जगह हम अभ्रक इसका गंधक का यूज करते हैं। तो जब इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में गंधक छोड़ देते हैं तो जो इसकी चांदी की जो एफिनिटी है वो सल्फर के साथ बॉन्डिंग करने की है और AgO2 फॉर्म करती है ना। तो उसकी वजह से भी चांदी का वजन अगर बढ़ता है तो भी ये परीक्षा पास नहीं होती है। और अगर हमारी भस्म कंप्लीटली सल्फर फ्री होती है तो चांदी का वजन नहीं बढ़ता है और हमारी निरुक्त परीक्षा पास हो जाती है। यहाँ भी हम वही टेम्परेचर देते हैं। ये फाइनली मैंने एक दो स्लाइड की, जब हम क्लासिकल पूरा कर चुके हैं और कंप्लीटली पास कर चुके हैं तो हमारी जो भस्म है वो किस कंपाउंड फॉर्म में बनी है या उसका पार्टिकल साइज, जैसे सभी लोग कहते हैं, या हम सभी नहीं, हम सभी कहते हैं कि हमारी जो भस्म है वो कंप्लीटली नैनो पार्टिकल है ना। लेकिन जब हम कई सारी उसमें जाते हैं, अगर हम रिव्यू करें हमारे जो जितने वर्क हुए हैं तो वहां हमको नैनो पार्टिकल तो बहुत कम मिलता है। एक्चुअली जो भी भस्म बनती है जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी भस्म में सेम है। कुछ हमारी भस्म मैक्रो में होती है और 10 to 20% आई थिंक नैनो में होती है, बाकी माइक्रो साइज में ही मेनली भस्म बनती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भस्म की क्वालिटी कंट्रोल के लिए मॉडर्न पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो लॉस ऑन ड्राइंग है, जैसे एश वैल्यू है, ये स्पेशली रॉड रख के लिए कि भाई क्वालिटी और प्योरिटी उसकी है कि नहीं। ये दूसरा है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, ये मेनली क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ मेजर इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ भस्म, कि जैसे सोने की भस्म बनाई तो उसमें प्योर गोल्ड कितना आया या जो उसका कंपाउंड बना वो कितना आया, और उसके अलावा जैसे चांदी है, ताम्र है, जैसे मेनली मिलावट सोने में जो होती है वो ताम्र या उसकी होती है, या ये इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो इसलिए भी आ सकते हैं जो हम भावना द्रव्य देते हैं उसमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो भी हमारी भस्म में विजिबल हो सकता है। तो हमने अगर रॉ मटेरियल में देख लिया कि हमारा 99% गोल्ड है या 24 कैरेट का गोल्ड है, तो फिर भी इतने इनऑर्गेनिक कहाँ से आ गए। तो इसके पीछे की हमारी जो भी रॉ मटेरियल है उसकी वजह से जो हमने भावना दिया उसकी वजह से भी वो कंपोनेंट आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए ICP-MS भी करवा सकते हैं, AAS भी करवा सकते हैं अगर हमको इनऑर्गेनिक या एलिमेंटल एनालिसिस करना हो तो। ये जैसे मैंने आगे दिया है AAS, AES, ICP, तो ट्रेस मेटल्स जो उसमें और भी कोई साथ में लेड है या ये अपना टिन है या ताम है, ये अगर और भी है तो वो भी हम स्पेशली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और AAS में हम एक साथ 70 एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। इससे भी ज्यादा जो एडवांस है वो हमारा ICP-MS है, ICP-OES है, ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारा फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन है बस उसके लिए हम एनर्जी
डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको ईडीएस ईडीएक्स भी हम कहते हैं, उस पे भी हम जा सकते हैं। FTIR के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बस में है वो किस फॉर्म में है ना, लिक्विड गैस बॉन्डिंग के थ्रू, कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है, किसके लिए किसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, और उससे हम जा सकते हैं कि ये कंपाउंड इसमें है। इसके अलावा फिर XPS है, इससे हम एलिमेंटल और कंपाउंड दोनों तरीके का डिटेक्शन कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स है और कौन सा कंपाउंड इसमें है, सल्फाइड है, सल्फेट है, या स्टेबल फॉर्म है, या क्यूप्रस सल्फाइड है, या क्यूप्रिक सल्फाइड है, इस तरीके से। और दूसरा हम इससे सरफेस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एमोर्फस फॉर्म है या कोलाइडल फॉर्म है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। फिर डायनामिक लाइट स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। ये सबसे जरूरी जो आजकल मेनली चल रहा है। हम अभी हमारे CME में सावरिकर सर आए थे, तो उनका बहुत अच्छा एक इस पे डिस्कशन हमारे साथ में हुआ कि हम नैनो पार्टिकल्स अपनी भस्मों को कहते हैं, लेकिन जब हम देखने जाएं तो वो 100% नैनो पार्टिकल उनमें नहीं होते। तो ये देखना जरूरी है कि कितने परसेंट नैनो पार्टिकल है और कितने परसेंट माइक्रो उसमें मिलते हैं। तो ये मैंने फाइनली थोड़ा सा वही जो अभी डिस्कस किया है वो कंक्लूड किया। ये हमने एक सावरिकर सर के आर्टिकल से मैंने लिया है। आयुर्वेदिक ड्रग फॉर्म भस्म प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ इंसाइनरेशन साइकिल टू पास all the quality parameters like Rekha Varitar Apunarvak as described in Ayurvedic text. The particle size of such bhasma is observed to below 10 microns. However, the particle size of bhasma is observed reducing with increase in number of incineration. जैसे हमने देखा अब्रक भस्म की स्पेशली, या नाग भस्म का भी हम दे सकते हैं। वहाँ 30 फुटी नाग भस्म मिलती है, 50-60 फुटी भी नाग भस्म, 60 फुटी नाग भस्म भी मिलती है ना। तो जितना ज्यादा हम पुट देते हैं उतनी ज्यादा उसमें फाइननेस और उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस होती है। एडिशन टू मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंसाइनरेशन साइकिल, ऑलमोस्ट 100% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ भस्म produced with maximum incineration cycles are observed below 2.5 micron. Among them, 90% are below 350 nanometers. Moreover, the smallest particle size observed in this study is that of ताम्र भस्म, है ना, जिसमें कि एडिशनली हमने 10 इंसाइनरेशन साइकिल रिपीट किए, उसके बाद में ताम्र भस्म में हमको नैनो पार्टिकल्स दिखाई दिए। साथ ही रस सिंदूर में जिसमें कि 130 नैनोमीटर के पार्टिकल हमको दिखाई दिए। These observations do indicate that the bhasmas contain considerable number of nanoparticles. So it can also be concluded that although the bhasm contains particles of varying shapes, the particles become more and more spherical with increase in number of incineration cycles. The study concludes that Ayurvedic drug dose form bhasma do contain nanoparticles, but not in significant numbers to label bhasma as nanomedicine. हम completely ये नहीं कह सकते कि हमारी जो भस्म है वो नैनो मेडिसिन ही है। Thank you. Thank you, ma'am. I would like to express my sincere gratitude for your valuable contribution to our understanding of quality of bhasma. Your insights have been most enlightening and will undoubtedly prove to be a significant resource in our future endeavors. Having benefited immensely from your insightful contribution, I would like to open the floor for discussion of a comprehensive discussion. The house is open for discussion. Any questions you may please ask. Okay, meanwhile, I would like to request our स्क्रीन guru. शेयर बंद कर दें मनीषा जी एक बार, तो ठीक रहेगा। आपका भी स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं अपने गुरुदेव प्रोफेसर सीबी झा सर से आग्रह करता हूँ कि इस व्याख्यान के संदर्भ में आपकी जो कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन है वो कृपया देने का प्रयास करें। हेलो, मैं मनीषा जी को बधाई दूं। पहले काफी विस्तार से इन्होंने भस्म परीक्षा के बारे में और इसकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में चर्चा की, विषय को रखा हम सबके सामने। थोड़ा सा जहाँ तहाँ इसमें
जो ऐड करने वाली बात हो सकती है, तो जी मैं सर। थोड़ा सा, तो जैसे पुटों के बारे में है, तो अगर कोई किसी को मौका मिला हो, उत्तर प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट की फार्मेसी है, या मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की फार्मेसी ग्वालियर की है, उत्तर प्रदेश वाली लखनऊ की है, इसी तरह से जो जामनगर में पहले अगर मौका मिला हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस समय के कोई होंगे, सर मैं क्योंकि जामनगर से ही पीजी किया हुआ है। नहीं, लेकिन आप बहुत बाद में की हैं। हाँ जी वो सर, पुरानी हमने सुना था पुरानी हरिशंकर पुरानी जी के साथ हाँ में और दामोदर हाँ, जोशी जी के बारे में। नहीं तो हाँ पुरानी बिल्डिंगें जो थी जी जिसमें सर। पुट उट लगाया जाता था, वो सब एक तरह से डिमोलिश हो चुका था। हाँ, और ये हमारे सामने में था, और 1980 के बाद वो सब धीरे धीरे सब डिमोलिश हो करके नई नई बिल्डिंग सब बनती चली गई। तो फार्मेसी का जो पुराना बिल्डिंग था, उसके सामने कुछ वो खपड़ेल की बिल्डिंग थी जिसमें पुट लगाया जाता था। तो जैसे मतलब एक कम मटेरियल हो और अधिक मटेरियल हो, तो क्या मतलब गजपुट दोनों के लिए गजपुट लगेगा। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा जो वहाँ का मेरा देखा हुआ था वो मैं कहना चाहूँगा। तो जामनगर में तो ऐसा था कि जैसे एक रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई करीब करीब जैसे 16 बाई 16 की है। तो 16 बाई 16 के रूम में वो पुट की लंबाई और चौड़ाई एक तरह से 16 बाई 16 हो गया। गहराई उन्होंने जैसे वो कहते हैं ना 22.5 इंच, तो गहराई 22.5 इंच, लंबाई चौड़ाई 16 बाई 16 फीट की। तो उसमें उन्होंने बांट रखा था कि एक गजफुट का अगर 22.5 इंच स्क्वायर फीट अगर है, तो 22.5 इंच की अगर स्क्वायर है, तो एक हमारा जो संपुट होगा उसके बीचों बीच रखा जाएगा। तो इसी तरह से बांटते थे और दूरी तय कर लिया जाता था, और पूरे उस घर में 22 इंच ऊंचा उपलों का वो क्या कहते हैं वो सजा दिया जाता था। उसके मध्य में संपुट रखा जाता था। एक संपुट से दूसरे संपुट की दूरी लगभग 22 इंच की हो जाती थी। तो इस तरह से वो गजपुट करते थे। मैंने स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी लखनऊ और स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी ग्वालियर की बात की। वहाँ पर अगर कोई गए होंगे, देखे होंगे, अब इस समय क्या है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं गया हूँ वो करीब करीब मेरा आना जाना वहाँ पर 2000 से पहले का रहा है। तो वो वहाँ पर जो पुट है वो जैसे कुआं होता है, खूब गहरा, गहरा से मतलब कम से कम 10 फीट गहरा, तो इस तरह का वो बना रखा है। डायमीटर उसका कम से कम 10 फीट 12 फीट इस तरह का डायमीटर। अब उसमें सीढ़ी बना रखा है किनारे से उतरने के लिए, और उसी में जो काम करने वाले वहाँ के वर्कर हैं, जो भस्म पर काम कर रहा है, उसको मालूम है कि उसी गड्ढे में हम अभ्रक का भी पुट लगाएंगे, उसी में हम ताम्र भी भस्म करेंगे, शंख सुक्ति बराटिका भी करेंगे, सोना और चांदी भी करेंगे। किस मटेरियल के लिए कितने उपले की जरूरत है, बस वो उसको मालूम है अनुभव से, और उतना उपला ले करके तो कोई जरूरत नहीं है कि हम उस पूरे गड्ढे को भरने जाएं। अब लघु पुट लगभग पुट जैसा अगर देना है और सोने की मात्रा कितनी है, तो इस हिसाब से वो करीब करीब छोटा सा पुट लगा करके कर लिया। अब जैसे बहुत अगर मटेरियल है, उस पूरे कुआं को भरना पड़े, तो उसमें भी एक निश्चित दूरी पर संपुट को लोग रख करके पूछा हमने कि भाई इतने बड़े कुएं को तो नहीं, जब बहुत अधिक मात्रा में मटेरियल होता है तो एक एक संपुट को हम इतनी इतनी दूरी पर रखते हैं कि वो करीब करीब जैसे एक गज फुट में चारों तरफ उपलों का कितना उपलों के लिए जगह होगा, इस हिसाब से उसमें करते हैं। और एक संपुट में कम से कम मटेरियल जो है वो नहीं तो 1 किलो के करीब तो हो ही जाता है। तो इस तरह से वो अपना कर लेते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण वहां पर अनुभव है। दूसरा क्या है कि ये जो कहा गया है कि अनुक्त पुटमाने तो साध्य द्रव्य बला बलात्
पुटम विज्ञाय दातव्यम उहापोह विचक्षणा। तो ये भाई उहापोह पूर्वक द्रव्य के बलाबल को हमें समझने की जरूरत है। वास्तव में अगर केमिस्ट्री को थोड़ा सा हम ध्यान में रखें तो होता क्या है कि कंपाउंड बनने का अपना एक रूल है, नियम है। 2 या 2 से अधिक मटेरियल एक निश्चित तापक्रम पर और निश्चित एक एटमॉस्फेयर करें, तापक्रम के साथ साथ दबाव को भी ले सकते हैं। तो अगर निश्चित समय तक उसको वह तापक्रम अगर मिलता है तो वह कंपाउंड फॉर्म करता है। इसी तरह से जब हम भस्म बनाते हैं तो भस्म में भी हमारे द्रव्य तरह तरह के हैं। अभ्रक जैसा भी द्रव्य है, माक्षिक जैसा भी द्रव्य है, और सोना चांदी लोहा तांबा इस तरह के भी द्रव्य हैं। और इन्हीं को अगर लोहा है तो शुरू में हम मान लें कि वो 99% आयरन है, Fe है, और धीरे 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 उसको रिड्यूस होना है, और रिड्यूस हो करके चाहे वो आयरन का सल्फाइड बनावे या ऑक्साइड बनावे, जो कुछ भी बनावे, तो कोई कंपाउंड बनाएगा। तो कंपाउंड बनाने के लिए अब उसको खाली अगर लोहा है तो बाहर से ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं तो ऑक्सीजन लेता है। यदि हम उसमें गंधक मिला लेते हैं तो गंधक के साथ अपना रिएक्ट करके जो भी सल्फाइड जैसा कंपाउंड कुछ बनावे, इस तरह का बनाएगा। तो सल्फाइड ऑक्साइड ऐसा बनाने के लिए एक निश्चित तापक्रम चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे पुनर्भव की परीक्षा में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि हमारे मित्रपंचक जैसे द्रव्य का सहयोग हम लेते हैं, जिसमें 5 द्रव्य हैं, और 5 द्रव्य में ये देखा जाता है कि अगर उसको क्लासिफाई करें तो 4 उसमें कार्बनिक हैं, टंकन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो हैं वो एक तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, और टंकन सिर्फ उसमें एक इनऑर्गेनिक है। और टंकन का काम होता है फ्यूजन, वो द्रव्य धातुओं को पिघलाने में मदद करना, शीघ्रता से पिघलाना, या दूसरा उसको फ्लक्स भी कहते हैं। तो वो ऐसा करता है कि कार्बन अगर हम डाल दिए, जैसे गुड़गुंजा, शहद, ये सब जो हैं वो सब कार्बन है, तो कार्बन के प्रेजेंस में जो हमारा कंपाउंडिंग हो रहा है वह कंपाउंडिंग थोड़ा सा केमिस्ट्री को अगर ध्यान में रख लें तो विचार करेंगे तो ज़्यादा सरल होगा कि कार्बन की उपस्थिति में जो हेलो हाँ जी सर। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कई बार तापक्रम के चलते वो डिसोसिएट भी हो सकता है। तो डिसोसिएशन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है वहां पर। तो डिसोसिएशन अगर होगा तो जैसे लोहा ऑक्साइड में बदला तो पता चला कि ऑक्साइड से वो वापस लोहे के डायरेक्शन में भी जाएगा, बशर्ते कि अगर हम सही नियंत्रित तापक्रम अगर दे रहे हैं और तापक्रम का हमको सही सही ज्ञान है तो निरुत्तर पुनर्भव परीक्षा में खास करके जब हम मित्रपंचक के साथ उसको अग्नि देते हैं तो उसमें जो ऑक्साइड जैसा या सल्फाइड जैसा बना है तो उसके टूटने की, यौगिक के टूटने की संभावना खूब होती है, और कार्बन की उपस्थिति में वो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अधिक होने से ऑक्सीजन को लेकर के वहाँ से निकल लेता है। तो जैसे Fe2O3 जैसा कुछ बना, O3 को लेकर के निकल गया कार्बन तो बच गया Fe। तो वो ऐसा होता है कि वापस जैसे रिवर्स होना, लोहे से शुरू किए थे और वापस वो लोहे की तरफ चला आना। तो इस तरह की स्थिति वो डिपेंड करेगा अग्नि के ऊपर। इसलिए अग्नि देने में बड़ी वहाँ पर सावधानी की जरूरत होती है, अन्यथा कार्बन की उपस्थिति में भावना हम देते हैं, हम कार्बन मिलाते हैं तो कार्बन की उपस्थिति में रिडक्शन की, डिसोसिएशन की संभावना भी रहती है। तो अग्नि का बहुत ही, और वहाँ पर जो अनुक्त पुटमाने वाला कहा वो द्रव्य के बल, हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका जो डिसोसिएशन टेम्परेचर है वो रेंज क्या है। तो मोस्टली ये माना जाता है कि 600 से 900 का जो रेंज है वही आयरन का, वही कॉपर का कंपाउंड के डिसोसिएशन का टेम्परेचर है। तो उस रेंज में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा भी अनुभव करने को मिलेगा कि अगर हम हर स्टेज को इवेल्युएट करते जाएं तो पता चलेगा कि कितना ऑक्सीडेशन या कितना
वो सल्फाइड बना था और वापस कितना रिवर्स हुआ। तो ये सारी चीजें, इसलिए भस्म बड़ा ही सेंसिटिव जैसा है, और जब हम बनाते हैं तो धीरे धीरे अगर अग्नि हम बढ़ाते हैं, जैसे छोटे पुट से चले फिर धीरे धीरे अग्नि बढ़ाते गए, तो उसमें कहा जाता है कि जैसे जैसे उसकी कंपाउंडिंग होती जाती है तो अग्नि सहत्व भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से तो अग्नि का बहुत बड़ा रोल है, और खास करके जो काम करने वाले हैं, जो अनुभवी हैं, तो उनको सब पता होता है कि हम कितनी अग्नि दें और कितना मटेरियल है तो कितने उपलों की या जो भी ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं उसकी आवश्यकता होगी। बंग के बारे में जैसा मैडम ने बताया कि बिल्कुल बंग का श्वेत भस्म, योग रत्नाकर में श्वेत भस्म कहा भी कि बंग शुभ्रत्व मायाति, तो बिल्कुल अगर बंग का जिस तरह का वो बताएं उसमें बंग फुल्लित हो जाता है। कुछ ऐसी विधियां हैं कि हम उस विधि से अगर उसका मारण करते हैं पत्र बना करके, तो बंग का पत्र जो है वो जैसे टंकन फुल्लित होता है, ठीक इस तरह से फुल्लित होता है, और वो एकदम व्हाइट कलर का, वैसा मतलब जैसे एकदम बढ़िया चूना हो, चूने का जो सफेदी है इस तरह का वो दिखता है। अन्यथा हमारा जो हम पात्र यूज कर रहे हैं, जो खरल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या गंदगी है, अगर गंदगी है तो हमारे प्रोडक्ट को प्रभावित करेगा वर्ण के लेवल पर। और कई बार भावना के द्रव्य हैं या जारण के लिए जो द्रव्य ले रहे हैं उसमें कार्बन की कितनी उपस्थिति रह जा रही है, तो ये सारी चीजें हैं भस्म के संदर्भ में। तो विषय बड़ा लंबा चौड़ा है और इस पर चर्चा के लिए समय बहुत चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेकर के अन्य लोगों की कोई जिज्ञासा हो इस संदर्भ में तो मैडम से भी पूछें, मैं भी हूँ, अगर आवश्यकता हुई तो मैं भी उपस्थित हूँ, और जो मेरे से बनेगा जवाब मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे भी जवाब धन्यवाद मिला सर। सर। डॉक्टर आकांक्षा सर, कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में? जी सर, मैं देख रही हूँ। एनी क्वेश्चंस? I am Dr. Harshavardhan, Professor Yes, sir. SV Ayurvedic College, Tirupati. Madam, very nicely elaborated regarding all Bhasma Pariksha. Because Madam has mentioned regarding nanoparticle. Because right now, nanoparticles, by using this methodology, so many modern medicines they are discovering. And nanotechnology also they are using this. But the methodology of high heavy metal toxicity and all, if we follow the same protocol throughout the India, that is far best, I think. Because earlier, even for Baidyanath company from USA, FD certificates was not given for 1 or 2 years or 3 years because of they are founding somewhere else. Because so many areas, Rasa practitioners, especially, we are also giving, especially in Pakshagata, such a conditions we are using. But what the standard protocol should follow, especially for taking the Suddhi Avastha, especially if it is a heavy metal toxicity, if you go for this methodology, then there is no question of getting any toxicity like that, any things, experiences based. You can explain, madam. डॉक्टर मनीषा गोयल मैडम। सर एक्चुअली सभी भस्मों पे बहुत सारे आयुष मंत्रालय के, आप जैसे AFI में भी है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आपको कैसे बनानी है, लेकिन इसके लिए आपको मेनली या तो थीसिस वर्क पे जाना पड़ेगा, या सर हम आयुष गाइडलाइन एक जारी करवा सकते हैं सभी जगह काम करवा के कि क्या है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अभी तो हम क्लासिकल को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का, हाँ जी सर, क्योंकि इस पे बहुत सारे वर्क हो चुके हैं, लेकिन एक भारत सरकार की तरफ से जब तक कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होगा तब तक हम उसको एक यूनिफॉर्मली लागू नहीं कर पाएंगे। तो हम काम करें और वहाँ आयुष मंत्रालय को वो कर सकते हैं कि इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल जारी हो।
Yes, ma'am. Because right now, so many postgraduate institutions, they are giving that whatever the Tamrabasma, whatever it is, they are doing heavy metal toxicity tests. But for that also, how far, what the standard, if we have, how we should relay that even that lab also giving a good report. That is also there, madam. Because most of the area, if once research studies and so much of advancements of so many areas has come, because earlier practitioners they are giving and they are, because right now for all the things the somewhat adjustments was there and doing so many alterations. That's why whatever the PUTA we are giving, the standardizations of that PUTA and whether the heat transportation, because some of सर the एक्चुअली companies like ये क्या होता Santagiri, है, that's जी what, स्कॉलर madam. से हम केवल वर्क नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपना That, रिसर्च वर्क करके कहीं ना कहीं हमारी जो फाइंडिंग्स आती हैं एनिमल एक्सपेरिमेंट की, हैवी मेटल्स की, yes, तो वो क्या है कहीं ना कहीं थोड़ी मैनिपुलेट हो जाती है। तो अगर हम एक आयुष या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिलके और फिर हम हैवी मेटल टॉक्सिसिटी करवाएं, तो ही हम एक ओरिजिनल डाटा जनरेट कर पाएंगे कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं या नहीं करती हैं। क्योंकि जब हम हमारे आयुर्वेद के जितने भी वर्क हुए हैं एनिमल एक्सपेरिमेंटल वाले, वहां वो अधिकतर आपको डेटा मिलेंगे कि वो किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसका तो हाँ सर, ये तो वर्क इतना ओरिजिनल है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में वर्क करवाए जाएं, तो ही एक हमको ओरिजिनल डाटा मिल पाएगा कि करती हैं या नहीं करती हैं। okay, ठीक है. At least CCRS like that people they can give some CCRS में certain चल रहा है formula वर्क। हाँ should be. That's what, madam. Because so many companies also, Shantagiri, I have seen directly so many PUTAs because they are preparing even Unani medicine at Trivandrum. I have visited that every area, and for Rasindora and all, it has taken so much of time and so many months together. They are giving so much of time for such a which one we should rely. I am literally highly confused by seeing the even companies also. But some of the products, if you use Baidyanath, especially Bharatwat, Chintaman and all, we are getting very best result. But the same Jandu, if I am using for Pakshagata, we are not getting the prompt results like Baidyanath. Then so many areas, SKM, so many other, even Dutta, Peshwar, so many areas we are because how far we should practice like this such a situations even for the practitioners we are getting still doubting and giving certain companies. Some of the senior doctors, senior professors, straight away they are advising directly by Baidyanath for especially Brodva, Chintavani, Rasarajaras, like that things. But some of the doctors they are writing. But right from my practice, from the beginning itself, within the institution or outside, I am trying several companies, and personally I am ordering, especially Santagiri and even Kottakal. Kottakal, they are preparing some Makardwaja, but that Makardwaja is highly different than to give with the comparison of some other company. For that, I am requesting the WAP members should give certain protocols, especially because the Rasasastra is highly advanced, and whatever the Sigra emergency conditions also, it will be altered like anything. Because even the night times rounds also, if any emergency comes, only Rasasastra is giving very prompt results, it is no doubt. But the methodology, as an academician, I'm expecting so much of a revolution should come and should follow one standard protocol. Because even in modern also it was there, madam. If it is Reddy's lab is there, it is because for the generics and standard medication, there is a lot of difference was there. So such a any forum like that things is kept and under that form like ISI, and thereby the Rasa medications is coming from such areas. It could have very better. Sir, thank you, sir. We are Dr. Akansha? we are having short of time. Dr. Akansha? Okay, Yes, madam. ma'am. मैं एक बीच में इंटरप्ट करना चाह रही हूँ यहाँ पर। जो सर की सजेशन है बहुत जी, अच्छी मैम। है,
yes ma'am. बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो रसशास्त्र के भस्म बनाने की जो मेथोडोलॉजी है, जो हमारी डीएनसी एक्ट की कहती है, उसमें 54 शेड्यूल बुक्स हैं। और मार्केट में अगर हम एक भस्म की बात ही करते हैं, चाहे ताम्र भस्म या जो कोई और भी भस्म हो, उसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। एक फार्मेसी किसी एक मेथड को बना रही है, दूसरी फार्मेसी किसी दूसरे मेथड को। तो प्रैक्टिकली जो रसशास्त्र को डील करते हैं वो लोग जानते हैं कि एक सिंगल ताम्र भस्म बनाने में कितनी डिफिकल्टी आती है एक मेथड से। तो अगर हम जैसे कहते हैं कोई स्टैंडर्ड हम प्रोटोकॉल बना लें, तो एक भस्म का एक प्रोटोकॉल होगा, दूसरे मेथोडोलॉजी का दूसरा प्रोटोकॉल होगा। तो दैट इज अ मेन जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इन चीजों के लिए। और दूसरा एक और चीज है कि जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, हमने कुछ ऐसे फिक्स पैरामीटर कर दिए हैं जो बिल्कुल मॉडर्न साइंस की बातें करते हैं। और मॉडर्न साइंस को ऑल टुगेदर हमने अपने भस्म में अप्लाई करना, ये अपने आप में एक थोड़ा सा मतलब, जहां सर भी यहाँ मौजूद हैं और बड़े बड़े दिग्गज इस प्रोग्राम में है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम एक एक चीज को आयुर्वेद के चश्मे में रख करके हम नहीं देख सकते। या तो हम कोई नए कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बनाएं जो कि हमारी भस्मों को हमारी तरह से ही अंडरस्टैंड करके उसको मॉडल पैरामीटर में बता सके। Yes, yes madam. विद दिस वर्ड, Yes madam, very nice thing. It should be what the madam. Okay, sir. Yes, sir, your suggestions are very good and it should be admirable. And regarding the Bhasma, it is not in form of the each and every company. There are different methods. Already Dr. Namrata Doshi has told about these things. And your suggestions are very good, sir. Yes sir, thank you. suggestion is good but Yeah. practically very difficult That's to what, madam, apply, we can say. practical हाँ. manner, being a renowned specialist, because if it is Sambhasha itself, No, it this gives is very the good. sense This is of very the- good. This is a platform we can because, exchange our thoughts at least. Yes, madam. Because that's why even Kottakkal people also only few rasa medications they are developing and they are giving. But whatever they are giving, it is very, very good. And practically, we are seeing so many patients that it is giving good results. I have a request here, as per Dr. the- Harshvardhan. yeah. I have a request. That's all. Please Yes, don't mention any company name here. We are not here to promote or sir. endorse any Yes, company. sir, agree, Please agree, mind- agree. Agree, sir. Yeah. At this moment- Dr. Akansha, please invite Govind Shukla sir Yes. for closing Okay, sir. Definitely, remarks. sir. Okay, Yes, okay, sir. sir. So it was a great discussion. I would like to request Dr. Govind Shukla, sir, to please come and give some valuable input, sir. Thank you, sir. पूरे लगभग 10 मिनट में लेट जुड़ा था, लेकिन नमस्ते। पूरे अंतराल से मैं डॉक्टर मनीषा को मैंने सुना। आज की इस रसशास्त्र की हमारी वर्चुअल इस संभाषा में हमारे सभी के परम श्रद्धेय रसशास्त्र के महान विशारद हैं प्रोफेसर सीवी झा साहब, आपकी उपस्थिति मात्र शास्त्र के बहुत सारे विषयों के संदेहों को दूर करती है। देश भर से जुड़े हुए सभी रसाचार्य, मुझे लगता है कुछ पीजी स्कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रसशास्त्र के विषय में बहुत सारी चुनौतियों के बारे में भी अभी जिक्र किया। हम लोग और हमारे आने वाले युवा जो स्नातकोत्तर अध्येता हैं, उनके सामने चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरा वातावरण हर विषय का विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से एक आपसी संवाद और डिस्कशन का जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का कार्य हमने प्रारंभ किया, और उस कार्यक्रम को बिल्कुल अनवरत रूप से जो बढ़ा रहे हैं प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप तक ये संदेश भी देना चाहता हूं कि सभी विषयों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं निश्चित रूप से बड़े उपयोगी हैं। जैसा कि अभी हमने रसशास्त्र के इस विषय को ही देख करके डॉक्टर मनीषा के विषय को लिया, उसके बाद में सीवी साहब के हमें वक्तव्य मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या चुनौतियां हैं और वाकई में कितना उन चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। उस विषय के कारण को भी डॉक्टर नम्रता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी जो शेड्यूल बुक है, अभी आदरणीय सीवी साहब ने कहा कि वंग की जब बस बनाएंगे तो उसका टंकण की जैसे कुंदवत पुष्प बन जाएगा और थोड़ी ऑफ वाइट भस्म भी बनेगी।
अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, भावना द्रव्य क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग में हमारी कहाँ कोई कमी भी हो सकती है, या हमारा मेथड ही उसी प्रकार का है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो रसशास्त्र की दवाओं की हम बात करते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने का, तो स्टैंडर्डाइज करने की जब बात सोचेंगे तो हर प्रोसेस के साथ में स्टैंडर्डाइजेशन, इस एक डिफरेंट प्रोसेस है, उससे भस्म का कलर डिफरेंट हो जाएगा, दूसरे प्रोसेस से डिफरेंट हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्डाइज करना तो होगा अगर समयानुकूल ऐसी स्थिति तो है तो, लेकिन मैं मनीषा जी ने जो विषय रखा, मनीषा जी ने जो विषय रखा, मैं मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो इसको हम कहने का मतलब हम लोगों को एक चिंतन और उसकी आवश्यकता है। परीक्षकारणो कुशला भवन्ति, सीवी झा साहब ने कहा ना कि उसके ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप क्या है, उनको हम अच्छे से समझ लें, उनको हर रसशास्त्री को ठीक से समझ करके आगे फिर हम कैसे बढ़ सकते हैं। हम क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स की जब बात करेंगे तो जो मौलिक विषय हैं उनको लेकर के आधुनिक हम यंत्र उपयंत्र उनकी सहायता से वहां तक पहुंचने के लिए अपने विषय के प्रति एक बहुत बड़ी मर्मज्ञता होने की आवश्यकता है, और उसके लिए सतत अध्ययन, पूरी तरह से उन विषयों पर जाना पड़ेगा। हम जब बात कर रहे हैं कि धातु भाषण के कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके उपद्रव हो रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि रोगी वो रसम देयम शुद्धि पाक समन्वित है, अगर ऐसा नहीं देंगे तो होंगे उपद्रव। जब हम दो ताम्र की बात कर रहे हैं तो वांति भ्रांति अष्टमहादोष जो है, लोह के अष्टम दोष, तो उनका सबका उल्लेख है। अब उनका उल्लेख करने पर वो कहाँ पर क्या कारण है, उसके ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप से लेकर के प्रोसेसिंग तक का जो पूरा पार्ट है, तो हर स्थिति पर रसौषधियों के संदर्भ में बहुत, मैं कहता हूँ कि अनंत, हम जब बात करते हैं तो ये आयुर्वेद का एक पार्ट और रसशास्त्र को जब लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा एक अनंत और विस्तार का क्षेत्र है। इस पर इतनी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का कैसे, उन चैलेंजेस का कैसे उनको हम समाधान दे सकते हैं, उसके लिए आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता रहेगी। और इन छोटे छोटे विषयों के माध्यम से एक दिशा मिलती है, जो परिषद में हमारे रसशास्त्र की पूरी टीम, नम्रता जी हैं, संजय जी हमेशा इसमें लगे रहते हैं, पूरा समय निकाल करके, जब भी रमेश जी हैं और देश भर के जुड़े हुए हमारे जितने भी असम भाषा के जो पूरे शिक्षक महानुभाव हैं, उन सभी को साधुवाद देता हूँ, अनिल जी को साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे विषय, अब जैसे आज का हमने विषय रखा, उसी विषय में हर्षवर्धन जी का विषय आया, लेकिन वो अब डॉक्टर नम्रता जी ने कहा कि ये वेरी डिफिकल्ट है, भाई बड़ा संभव नहीं है, लेकिन ये बात है कि उनके बारे में इतना तो है कि हम एक विषय तो उठा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी एक सीवी झा साहब उस मीटिंग में थे, पीके प्रसाद साहब ने उस विषय को रखा था, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी मेडिसिन कैसे रहे, तो कहीं न कहीं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी जो दवाएं बन रही है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो द्रव्य का कलेक्शन है, उसमें चाहे ग्राह्य अग्राह्यता है, चाहे उसकी निर्माण की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो लिखा ही है ना कि जो अधम धातुएं हैं वो किस प्रकार की होंगी, तो वो उनको अपने निर्माण की प्रक्रिया में, और क्योंकि पूरी तरह से वो वैद्य नहीं है, वो रसाचारी नहीं, जो न तो काम है स्वर्गम न वैसा विषय तो है नहीं, तो वो अपना प्रोफेशनल सारी सब कुछ देखते हैं। उस दृष्टिकोण से कितना उनकी जो निर्माण की प्रक्रिया, निश्चित रूप से यदि निर्माण की प्रक्रिया ठीक नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, तो वो भस्म हीन भस्मी होगी, और हीन भस्म है तो वो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही काम करने की जरूरत है। और जैसा हर्षवर्धन जी जो विषय रखा, तो कभी हम आगे ऐसे विषय भी रख सकते हैं, रस चिकित्सा और चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है। निश्चित रूप से कुछ समस्याएं होंगी तो उनके समाधान भी निकलेंगे, बशर्ते कि एक जज्बा होना चाहिए। कहते हैं ना कि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कांटे हैं, कांटे हैं तो कुछ समाधान है, और समाधान है तो मंजिल पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप जब सब लोग लगे हुए हैं इतने देश भर में रसशास्त्र पर काम करने वाले, उस पर हम योजना बनाए, बहुत सारी समस्याएं भी आती है जब काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार के प्रोजेक्ट होंगे, कहीं कहीं उनके निकलेंगे, तो हो सकता है कि जब उसको स्टैंडर्डाइज करने वाली बात हो, और जब तक ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, करना मुश्किल है, होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं होगा तो हम उन औषधियों को व्यापक रूप से, जो रैशनल यूज की बात करते हैं
वैश्विक स्तर पर प्रयोग करने की बात करते हैं, वो करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम उस दिशा में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे इस कार्यक्रम के बड़े सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को, सीवी झा साहब को प्रणाम करते हुए पूरी टीम को अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir. जी। Following this enlightening exchange of questions, insightful answers, and stimulating discussion, I would like to take this opportunity to invite Professor Sanjay Agarwal, sir, to deliver a formal vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Dr. Akanksha. You have coordinated this session in a very nice way. सर्वप्रथम मैं आज के जो व्याख्यान करती डॉक्टर मनीषा गोयल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने she has accepted our invitation regarding presentation of quality control of Bhasma, a classical view. She has not only presented about the classical parameters, but she has also highlighted the different parameters regarding the using of different modern sophisticated tools about the characterization of Bhasma. And she has covered almost all the classical parameters and even the modern parameters. And she has given some experience about the copper Bhasma, Bhang Bhasma, Abrak Bhasma, and Kuktanava Bhasma. So on behalf of Vishadvet Parshad, Rasashtra Sambhasha, I would like to thanks Dr. Manisha Goyal ji, presented in a very nice way. And on behalf of Vishadvet Parshad, National Vishadvet Parshad, Rasashtra Sambhasha, I would like to thanks the National Executive Committee, President of National Executive Committee, Professor Govind Shukla sir, for his blessings and for the expert opinions. The General Secretary, Professor Mahesh Vyas sir को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, and Organizing Secretary, Professor योगेश चंद्र शुक्ला सर को, और जो आज के राष्ट्रीय प्रमुख शिक्षक प्रकोष्ठ प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला सर को, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, और इन सभी जो नेशनल एजुकेटिव कमेटी के जो सदस्य हैं, इनकी प्रेरणा और इनके जो आशीर्वाद हैं, इन कारणों से हम आज के जो वेबिनार है इसको हम लोग सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो मैं पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और आज के जो हमारे गुरुओं के गुरु प्रोफेसर सीवी झा सर, जिनकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक ज्ञानवर्धक होती है, और हम सभी सर के लिए कृतज्ञ हैं कि सर इस अवस्था में भी इस तरह की हमारी जो रसशास्त्र की जो संभाषा होती है, हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहता है। मैं इस आशय के साथ मैं सर को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जो हमारी ये जो पूरी टीम है, डॉक्टर नम्रता जोशी, डॉक्टर प्रोफेसर अखिलेश श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर उपेंद्र झाला जी,